नमस्कार, मैं राजेश भारद्वाज आप सभी का क्लैट प्रेप के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत करता हूं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लैट प्रेप। जैसा कि आपको पता है कि आपका एग्जाम बिल्कुल पास आ चुका है। फर्स्ट ऑफ द दिसंबर को आपका क्या है, क्लैट का एग्जाम है। और उसी पॉइंट ऑफ व्यू को देखते हुए हम डेली न्यूज एनालिसिस करते हैं। जो भी हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट न्यूज होती है, हम उसका फैक्चुअल एनालिसिस करते हैं। और उसके बाद हम डेली 20 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करते हैं। इससे होता ही है कि आपके पास डेली 20 क्वेश्चंस के हिसाब से लगभग पूरे मंथ के लगभग, अगर मैं 25 डेज को भी मान लेता हूं, तो लगभग 400 से 500 क्वेश्चंस का एक डाटा हो जाता है आपके पास। ठीक है, तो अगर पूरे साल से आप पढ़ रहे होगे तो आपको जनवरी से लेकर अब तक लगभग, अगर मैं 10 महीने भी काउंट कर लेता हूं, तो आपके पास कम से कम 4 से 5 हजार क्वेश्चंस का एक क्वेश्चन बैंक हो चुका होगा। अगर आप लोगों ने उसको बहुत अच्छे से एक बार जस्ट सीन भी कर लिया होगा, एक बार उसको पढ़ भी लिया होगा, गो थ्रू भी कर लिया होगा, तो आपको उसमें हेल्प भी मिल सकती है और डेफिनेटली मिलने वाली है। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि इसमें जब आपका अभी एक सैंपल पेपर आया था, सारा का सारा आप लोगों के सामने पढ़ाया हुआ था। ठीक है, तो बस इसी को कंटिन्यू रखना है, उसी सीक्वेंस को आज हम आगे बढ़ाते हैं। आज कौन सा डे है? तो आज है 8 ऑफ द नवंबर। और जैसा कि आपको पता है कि हम डेली उस डे को भी पढ़ते हैं, तो आज कौन सा डे है? तो आज 8 ऑफ द नवंबर को हम सेलिब्रेट करते हैं एज ए वर्ल्ड रेडियोग्राफी डे। मतलब आज ही के दिन 1895 में क्या ढूंढा गया था? एक्स रेज की डिस्कवरी हुई थी। ठीक है, तो आज का कौन सा दिन सेलिब्रेट होता है? तो वर्ल्ड रेडियोग्राफी डे के नाम से सेलिब्रेट किया जाता है। आप लोग बताना कमेंट करके कि किसने इसको ढूंढा होता है, किसने इसको इन्वेंट किया होता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का द हिंदू एडिटोरियल। ठीक है, देखो, हाँ, कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारी चीजें ये होती है कि रिपीटेड होती है ना, लेकिन याद रखना उन रिपीटेड न्यूज को भी अच्छे से पढ़ लेना है। ठीक है, बहुत बार ऐसा होता है कि हम उसको स्किप कर देते हैं कि यार ठीक है, मैंने पढ़ लिया था पहले ना, सेक्युलरिज्म था, ठीक है, पहले भी पढ़ लिया था मैंने, मदरसा भी पढ़ लिया था मैंने, ये भी पढ़ लिया था। लेकिन याद रखना अभी रिसेंटली बहुत सारी चीजों में जजमेंट आए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने पहले के रूल्स को ओवर टर्न करते हुए क्या कहा है कि उसको ओवर रूल करते हुए नए रूल्स को उसमें इंप्लीमेंट करने की बात कही है। ठीक है, आज ऐसा ही कुछ हमें देखने को मिलेगा किसके अंदर, 2-4 न्यूज आर्टिकल्स के अंदर। ठीक है, तो मे भी तुम लोगों ने पहले पढ़ा होगा, मे भी नहीं पढ़ा होगा। जो नया चल रहा है उसको हमें अपडेट करते रहना है, और वही क्या होती है हमारी, दैट इज द करंट अफेयर। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला आर्टिकल आपके सामने, रूल्स कैन नॉट चेंज मिडनाइट या मिडवे ऑफ पब्लिक सर्विस रिक्रूटमेंट। ठीक है, मतलब क्या है इसका कि मान लो आप कोई एग्जाम कंडक्ट करवाते हो, समझना पूरी कहानी। आप कोई एग्जाम कंडक्ट करवाते हो और कहते हो कि ठीक है, आपके इतनी इतनी पोस्ट पर इतने इतने मतलब की वैकेंसी निकाली गई। बच्चा प्रिपेयर करके आया, जब बच्चा प्रिपेयर करके आया तो बच्चे ने एग्जाम दिया, जब बच्चे ने एग्जाम दिया तो उसने उसकी तरफ से बहुत अच्छे नंबर थे। ठीक है, लेकिन जैसे ही एग्जाम हो चुका है, रिजल्ट आने वाला होता है, तो कई बार क्या होता है ना, रूल्स बीच में चेंज कर दिए जाते हैं। अब एक प्रोसेस आपने सुनी होगी, सिंपल समझने की कोशिश करना क्या कहना चाहता है इसमें, सुप्रीम कोर्ट का क्या डिसीजन आया, कौन कौन से आर्टिकल्स को इसकी वजह से किस किस में चेंजमेंट हो सकता है, सब देखना है। मैंने कहा कि आपने कई बार देखा होगा एक वर्ड आता है नॉर्मलाइजेशन। व्हाट इज नॉर्मलाइजेशन? नॉर्मलाइजेशन का मतलब क्या होता है, आज तक किसी की समझ में नहीं आया। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो आप लोग सभी प्रिपरेशन कर रहे हो, ठीक है, क्लैट के एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो मोस्टली, मैं ऐसा मान लूं। अब मान लो कि जीके को मैं उठा लेता हूं, ठीक है, जनरल नॉलेज। ठीक है, अब मैंने कहा कि जो आपकी जीके का टॉपिक है, इस जीके के टॉपिक में बेसिकली जनरल नॉलेज के अंदर मैंने कहा कि मान लो पॉलिटी। ठीक है, मैं यही ले लेता हूं एग्जांपल में, समझना ध्यान से। मैंने कहा पॉलिटी में दो चीजें होती हैं, ठीक है, जो आजकल बहुत न्यूज में चली रहती है, आपको बिल्कुल अच्छे से आनी चाहिए। अगर आपने 3 चीजें वो पढ़ ली ना, तो आपका एग्जाम वैसे निकल जाना है। मैंने कहा एक होता है फंडामेंटल राइट, ठीक है, और एक होता है आपका डीपीएसपी। ठीक है, अब मान लो 2 बच्चे हैं, एक यहाँ पर नंबर 1, ठीक है, और एक यहाँ पर है नंबर 2। ठीक है, ये 2 बच्चे हैं। इस बच्चे को एफआर बहुत अच्छे से आता है, एक्सीलेंट एफआर, फंडामेंटल राइट्स में जो पूछो तुरंत आंसर, क्वेश्चन पूछने से पहले आंसर दे देता है, इतना एक्सपर्ट बच्चा है तुम्हारी तरह। ठीक है, दूसरी तरफ बेचारा कोई नंबर 2 है। नंबर 2 जो है उसको एफआर तो आता नहीं है, लेकिन वो डीपीएसपी में क्या है, एक्सपर्ट है। दोनों बैठे क्लैट के एग्जाम में, समझना, दोनों बैठे क्लैट के 2025 वाले एग्जाम में जो भी होना है, बैठे एग्जाम में क्वेश्चन आ गया फंडामेंटल राइट का। ठीक है,
अब फंडामेंटल राइट में ये बच्चा एक्सपर्ट था, इसने खूब पढ़ा था, इसने ये डीपीएसपी में एक्सपर्ट था, इस बच्चे ने ये क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया, इस बच्चे ने अटेम्प्ट कर दिया, ठीक है। अब नॉर्मलाइजेशन में क्या होता है, ये डिसाइड किया जाता है कि भाई कौन सा क्वेश्चन डिफिकल्ट था, कौन सा क्वेश्चन आसान था, तो डिसाइड कर लेते हैं। पता नहीं सुप्रीम कोर्ट ये पूछने की कोशिश कर रहा है कि भाई तुम डिसाइड कैसे करते हो कि कौन सा क्वेश्चन डिफिकल्ट है, कौन सा आसान है। अब मान लो वो बच्चा जो फंडामेंटल राइट पढ़ के बैठा था उसके लिए तो आसान था, वो बच्चा जो पढ़ा ही नहीं था फंडामेंटल राइट उसके लिए तो डीपीएसपी आसान था। तुमने पूछ लिया एफआर तो उसका सिलेक्शन हो गया, उसका नहीं हुआ, तुम्हें लगा नहीं ऐसा नहीं है, तो तुमने उस क्वेश्चन के सारे बच्चों को नंबर दे दिए, नॉर्मलाइजेशन कर दिया। अब नुकसान किसका हो गया, जो ये बच्चा ये पढ़ के बैठा था, नंबर 1 नुकसान में चला गया, नंबर 2 को बेनिफिट हो गया क्योंकि उसने तो पढ़ा ही नहीं था, उसको फोकट के नंबर मिल गए। तो ये जो नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस होती है, तो सुप्रीम कोर्ट में इसमें ये भी पूछा कि भाई तुम ये क्या करते हो, कैसे रूल्स को चेंज करते हो। या तो पहले जब तुम एग्जाम देखो, एक रूल होता है ना, एक रूल होता है गेम का ना, रूल ऑफ गेम्स, जो भी गेम होता है उसका रूल होता है। तो कहा गया, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि भाई गेम के भी रूल होते हैं, तुम्हारे रूल रखो। जब एडवर्टाइजमेंट तुम पब्लिश करते हो तो उसमें लिखो कि हम बीच में नॉर्मलाइजेशन कर सकते हैं, इस तरीके से कर सकते हैं ताकि बच्चा भी उसी तरीके से पढ़ के आए। क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता है तो याद रखना कौन से फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हो रहा है। देखो यहाँ पे दो चीजें हैं, डीपीएसपी तुम्हारे लिए सरकार वेलफेयर के लिए करती है, स्टेट की मर्जी है, करे तो करे, ना करे तो ना करे, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी है ना, दीज आर नॉट फोर्सेबल बाय एनी कोर्ट ऑफ लॉ। लेकिन फंडामेंटल राइट्स जो है वो तुम्हें सरकार देती है नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन देता है, ठीक है। लेकिन सरकार अगर वायलेशन करती है तो कॉन्स्टिट्यूशन बचाता है, तुम्हें सुप्रीम कोर्ट बैठी है। बात समझ में आ रही है। अब एक बात समझना, कौन से आर्टिकल का वायलेशन हो गया, मेन थीम समझ गए ना मैं क्या कह रहा हूं। इस आर्टिकल में क्या कहने की कोशिश की गई है, जो तुम्हारे डीवाई चंद्रचूड़ जी है और उसके साथ 4 जजेस और 5 जजेस की बेंच ने डिसीजन दिया है कि रूल्स कैन नॉट चेंज मिडवे ऑफ द पब्लिक सर्विस रिक्रूटमेंट। ये आपके चाहे यूपीएससी हो, चाहे आपका हरियाणा पीसीएस का एग्जाम हो, राजस्थान का एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम की बात करता है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले एक आर्टिकल आता है, आर्टिकल 14 क्या कहता है, इक्वालिटी बिफोर लॉ, कानून के सामने सब क्या है, बराबर है, ठीक है। लेकिन तुमने क्या किया, बीच में रूल बदल दिया, ठीक है, ये तो गलत बात है। अब वो करप्शन हुआ है, वो पैसे लिए हैं, वो बाद की बात है, उसमें मैं नहीं जा रहा हूं, ठीक है। एक चीज कही गई, आर्टिकल 16 का वो तो वायलेशन हो रहा है भाई। आर्टिकल 16 क्या कहता है, तो सिंपल सा एक बात कहता है कि इसमें एक बात देखो, 14 से लेकर 18 तक जो पहला फंडामेंटल राइट है वो राइट टू इक्वालिटी की बात करता है। और इक्वालिटी में 14 में है कि इक्वालिटी बिफोर लॉ, ठीक है। उसका सेकंड पार्ट क्या है, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ। 15 क्या कहता है, इक्वालिटी इन द सोसाइटी, यानी कि नो डिस्क्रिमिनेशन इन द सोसाइटी ऑन द बिहाफ ऑफ दीज 5 ग्राउंड्स, कास्ट, जेंडर, रिलीजन, प्लेस ऑफ बर्थ, और ये सब है ना, रेसिज्म इनके बिहाफ पर नहीं होगा। फिर 16 क्या कहता है, इक्वल अपॉर्चुनिटी इन जॉब्स, जब भी जॉब्स निकलेंगी तो सभी के लिए इक्वल रहेंगी। लेकिन यहाँ तो गलत कर दिया ना तुमने। मैं जब फॉर्म भर रहा था तो मैंने देखा कि जीके आएगा, मैंने जीके पढ़ा, ठीक है, क्वेश्चन आ गया एफआर का, मैंने सही कर दिया, लेकिन तुमने उस एफआर के नंबर उस बच्चे को दे दिए जिसने एफआर पढ़ा ही नहीं था। तो ये जो बीच में जो तुम रूल बदलते हो कैसे होता है हमें नहीं पता, इससे कौन सा आर्टिकल छिन रहा है, तो 16 छिन रहा है, 14 छिन रहा है। बात समझ में आ रही है। तो सुप्रीम कोर्ट ने किसको फटकार लगाई है, सीधा सीधा जो भी आपके एग्जाम कंडक्ट करवाने वाले होते हैं उन सभी को फटकार लगाई। जैसे कि आप पढ़ सकते हो, रूल्स ऑन रिक्रूटमेंट्स टू पब्लिक सर्विसेज मस्ट बी गवर्न्ड बाय फंडामेंटल राइट्स ऑफ इक्वालिटी, says a constitutional bench of top court rules means eligibility criteria and selection procedure। समझ गए, वही पूरी कहानी लिखी है जो मैंने आपको यहाँ पर समझाई है। समझ गए, आर्टिकल 14, आर्टिकल 16 सारा का सारा वही लिखा हुआ है। आई थिंक बात समझ में आ गई होगी, सिंपल सा याद रखना, ठीक है। कितने जजेस की बेंचेस है, तो 5 जजेस की बेंच ने ये डिसीजन दिया है। आई थिंक आपको बात समझ में आ गई होगी। अब एक बात निकल के आती है कि मान लो अगर आपके फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हो जाए, ठीक है, सपोज करो कि फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हो गया। मैंने कहा था फंडामेंटल राइट्स जो होते हैं वो आपके मैग्ना कार्टा होते हैं, यानी कि रिटन राइट्स होते हैं। और आपको कौन बचा के रखता है, तो फंडामेंटल राइट्स ही आपको बचा के रखते हैं। सरकारें तो आती जाती रहती हैं, अगर सरकारें ना हो तो मैंने कई बार कहा है कि सरकार बीजेपी कांग्रेस, एक को मान लो मेसी, एक को मान लो रोनाल्डो, दोनों के बीच में फुटबॉल के रूप में तुम हो जनता, है ना, वी द पीपल ऑफ इंडिया, वी द गरीब पीपल ऑफ इंडिया, है ना। और अल्टीमेटली ऐसे ऐसे खेलते रहेंगे, तुमसे बचाता कौन है इनके खेलने से, फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। और फंडामेंटल राइट्स का अगर वायलेशन हो जाए तो कौन बैठा है, सुप्रीम कोर्ट बैठी है, ठीक है। मैं फिर से कह रहा हूं, ये पूरा एफआर, डीपीएसपी, प्रेसिडेंट
अगर आपने 3-4 आर्टिकल्स 3-4 पार्ट्स को ढंग से पढ़ लिया तो पॉलिटी की तरफ से आने वाला एक भी क्वेश्चन तुम्हें फायर नहीं कर पाएगा, तुम उसको उल्टा फायर कर दोगे। अच्छे से पढ़ लेना इन चीजों को, ठीक है, इसलिए इन पे फोकस भी किया जाता है, समझ गए। तो कौन कौन सी चीजें जो तुम्हें बचाती है, तो सुप्रीम कोर्ट 5 रिट्स रिलीज करता है। सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है कौन सा, आर्टिकल 32, जो किसकी बात करता है, राइट किसकी बात करता है, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज की बात करता है। कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज का मतलब क्या है कि आपको क्या दी जाएंगी, रेमेडीज, है ना, अगर आप तुम बीमार हो चुके हो तो, ठीक है। कितनी होती है सुप्रीम कोर्ट, कितनी करता है, 5, कोई भी कोर्ट कर सकता है, याद रखना, ठीक है। हाई कोर्ट के पास कितनी होती है, तो हाई कोर्ट के पास होती है 6 रिट्स, ठीक है। इसीलिए मैंने कहा था इसके पास 6 रिट कौन सी होती है, तो याद रखना इंजंक्शन। और जो इंजंक्शन है बेसिकली उसका आर्टिकल कौन सा है, तो आर्टिकल नंबर 226। ये किसका पार्ट है, तो हाई कोर्ट का पार्ट है, हाई कोर्ट के आर्टिकल्स में लिखा है, ठीक है। तो हाई कोर्ट इज मोर पावरफुल देन सुप्रीम कोर्ट इन केस ऑफ इशूइंग द रिट्स, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। कौन कौन सी होती है, हैबियस कॉर्पस, ठीक है, यहाँ से देख लेते हैं। हैबियस कॉर्पस यानी कि जिंदा या मुर्दा, टू ब्रिंग अलाइव और डेड, जिंदा या मुर्दा लेकर आना है उसको, ना, आपके राइट अगेंस्ट जो इक्वालिटी है बिफोर लॉ, सबको प्रोटेक्ट करता है। मैंडेमस यानी कि वी कमांड, सर्टियोरेरी टू बी सर्टिफाइड, प्रोहिबिशन रुक जाओ, ठीक है, द एक्ट ऑफ स्टॉपिंग समथिंग, एंड क्यू वारंटो यानी कि व्हाट इज योर अथॉरिटी, अगर कोई जबरदस्ती की कोई इलीगल तरीके से जॉब पाले। कौन सा आर्टिकल को प्रोटेक्ट करता है, आर्टिकल नंबर 16, जॉब्स की इक्वालिटी को प्रोटेक्ट करता है, समझ गए। सिंपल सा 2-4 बातें याद रखना। और याद रखना ये जो सिंबल है ये चेंज हो चुका है, ठीक है, ये भी ध्यान रखना, कहीं किसी की नजर पड़ रही होगी सर ने पुराना लगा दिया, तो ये पुराना ही था इसमें, ठीक है, ये चेंज हो चुका है, इसकी पट्टी हट चुकी है, और हाथ में जो तलवार थी दूसरे हाथ में उसकी जगह क्या आ चुका है, तो कॉन्स्टिट्यूशन की बुक आ चुकी है, ये भी ध्यान रखना। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट। 3 अरेस्टेड फॉर रेपिंग इंटेलेक्चुअली डिसेबल्ड रिसर्च स्कॉलर फ्रॉम ओडिशा। देखो अभी आपने देखा होगा कि जो वेस्ट बंगाल में रेप केस हुआ था ना, उससे पहले बहुत सारे रेप केस हो चुके हैं, निर्भया रेप केस आया था, उसके बाद जस्टिस वर्मा कमेटी बनी थी, जस्टिस वर्मा कमेटी के रिकमेंडेशंस के बाद 0 FIR का कॉन्सेप्ट आया था, मैरिटल रेप और बहुत सारी चीजें निकल के आई थी, ठीक है। एक बात समझना, रेप अगर आप कहो ना कि क्यों नहीं रुकते हैं, तो उसका एक यही रीजन है कि आप सबके सामने है। कोलकाता में हुआ, कुछ नहीं हुआ उसका, कोलकाता ने कह दिया हम ये बिल पास कर देंगे, वो बिल पास कर देंगे, कहां से पास कर दोगे, तुम्हारा BNS से तो सब टकरा रहा है सीधा, ठीक है, जो IPC था पहले BNS बन गया, टकरा रहा है सीधा, हो ही नहीं सकता। इससे पहले महाराष्ट्र ला चुका है 2015 के अंदर, ठीक है, आंध्र प्रदेश ला चुका है आपका 2019 में, आज तक कोई एक्ट बना ही नहीं है। तो अल्टीमेटली इन रेपिस्ट को हिम्मत कहां से मिलती है, तो हिम्मत यहीं से मिलती है कि कोई एक्ट ही नहीं है। अगर तुम सीधा कह दो कि अगर किसी ने रेप किया और ये प्रूव हो जाता है, तो तुमने 200 लोगों को छोड़ो, तुमने 20 लोगों को लाइन में बैठाकर अगर एक साथ मार दिया, तो उससे 2000 क्या, 2 लाख क्या, 2 करोड़ क्या, 200 करोड़ भारत की पॉपुलेशन जो 150 करोड़ हो चुकी है, सबके दिमाग में बात छप जाएगी कि भाई अगर रेप किया ना तो इधर से गोली चलेगी, इधर से निकल जाएगी। लेकिन ऐसा है नहीं। जब ऐसा नहीं है उसके बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेस है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स, वो बात की बात है, लेकिन रूल्स इतने स्ट्रिक्ट होने चाहिए कि ऐसी हरकतें देखने को ना मिले। जैसे न्यूज पर आते हैं, एक उड़ीसा की एक डिसेबल्ड एक महिला थी, एक वुमेन थी, जो आप मतलब आप सोचो कि वो वुमेन रिफॉर्म्स के लिए काम कर चुकी है, उड़ीसा के गवर्नमेंट ऑफिस में काम कर चुकी है वो महिला 8-8 साल के लिए, ठीक है। वो वहां पर सैनिटेशन के प्रोग्राम के अंदर पार्टिसिपेट कर चुकी है, लोगों में अवेयरनेस फैला रही है, ठीक है। वो रिसर्च कर रही है, ठीक है, कहां पर, दिल्ली में। होता क्या है कि 3 लोग होते हैं, एक होता है ऑटो रिक्शा वाला, एक होता है स्क्रैप शॉप वाला यानी कि जो कबाड़ी होता है, एक होता है बैगर, एक भिखारी। वो तीनों क्या करते हैं, उसको पकड़ लेते हैं, उठा लेते हैं और उसके बाद उसके साथ रेप करते हैं। अब सोचो फिजिकली या इंटेलेक्चुअली डिसेबल्ड महिला है, ठीक है, और उसके बाद उसके साथ रेप किया जाता है। वो तो गलती से, आपने देखा होगा कल, वो तो गलती से वहां से कोई पर्सन निकल रहा था, शायद कोई आर्मी या नेवी में कोई ऑफिसर था, उसने देख लिया कि उस महिला को ऐसे इस कंडीशन में गली में कहीं भटकते हुए, तो उसने पुलिस को फोन किया। पुलिस वालों ने जब पता किया तो पता चला वो महिला ये थी जो वुमेन रिफॉर्म्स के लिए काम कर रही थी। आपने देखा होगा एक केस मैंने आपको पढ़ाया था, भंवरी देवी, ठीक है, भंवरी देवी वाला जो केस हुआ था राजस्थान में, वो भी तो यहाँ पर वुमेन एंड जो चाइल्ड डिपार्टमेंट है उसी में काम करती थी, जो चाइल्ड मैरिज को रोकने की काम करती थी। कल ही आपने देखा कि चाइल्ड मैरिज को रोकने के लिए राजस्थान को सुप्रीम कोर्ट ने 2030 का टारगेट ईयर दिया है कि भाई 2030 तक चाइल्ड मैरिज रोक लो। कल ही तो आर्टिकल था कि चाइल्ड मैरिज सबसे ज्यादा कहां पर होती है, वेस्ट बंगाल में होती है, 43% तक होती है, तो उनको रोकने के लिए काम किया गया। तो भंवरी देवी तो यही कर रही थी, उसके साथ वहां यहाँ के 5 जो आपके जो हाई कास्ट के लोग थे उन्होंने रेप किया,
और रेप करने के बाद जब बात राजस्थान हाई कोर्ट में पहुंची तो राजस्थान हाई कोर्ट आपका ये कहता है रियल में ऐसा डिसीजन था कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई हायर कास्ट का बंदा लोअर कास्ट की बंदी के साथ या महिला के साथ रेप कर सकता है, ये पॉसिबल ही नहीं है। अब सोचो हाई कोर्ट ही जजमेंट दे रहा है, सॉरी जो लोकल सेशन कोर्ट ही जजमेंट दे रहे हैं, बाद में मैटर उछला उछला उछला, आज भी अगर तुम देखोगे तो कुछ लोग उसके जेल के अंदर है, कुछ लोग बाहर है, लेकिन बात ये निकल के आते हैं उसी के बाद से आपने देखा होगा विशाखा गाइडलाइंस निकल के आई थी। पता ना मुझे विशाखा गाइडलाइंस कौन से ईयर में स्टार्ट की गई थी ना, ये मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, ध्यान रखना। वुमेन्स के अगेंस्ट जितने भी इस बार तुम्हारे ये सारे के सारे मैटर हुए हैं, ठीक है, इनको भी अच्छे से पढ़ लेना। और ये जितने भी टॉपिक्स मैंने बोले अभी, जो भी विशाखा गाइडलाइंस, ठीक है, बबरी देवी का केस हो गया, ठीक है, उसके बाद आपका निर्भया रेप केस हो गया, उसके बाद आपका महाराष्ट्र वाला हो गया, इसके बाद अपराजिता बिल जो इस बार आया था 2024 के अंदर, ठीक है, ये सारी की सारी चीजें मैं एक बार पहले जी के रिले में पढ़ा भी चुका हूं, तो आप वहां से भी पढ़ लिए होंगे, ठीक है। फिर भी थोड़ा सा याद रखने की कोशिश करना ये सारी चीजें, क्योंकि ये बार बार हो रहा है तो एग्जाम में भी आ सकता है। समझ गए? 2-4 आर्टिकल भी ध्यान रखना, ठीक है। एक बार इस न्यूज को फोकस कर लेते हैं कि एक्चुअल में हुआ क्या है, ठीक है। क्या क्या नाम है उनके? प्रभु महतो, ठीक है, सिंपल याद रखना। बीएनएस कौन सा सेक्शन है? 71 के अंदर गैंग रेप का उनके ऊपर एलिगेशंस लगे हैं, अब वो पकड़ ली गए जो भी है, ठीक है। वो एमए सोशल वर्क में थी, 8 साल से काम कर रही थी, वो जो भी है। तो ये जस्ट एक सिंपल सी न्यूज है देखने में, लेकिन हाँ अगर उसने एग्जाम में पूछा तो पीछे की पूरी कहानियां याद रखना। समझ में आ गई? वुमेन राइट्स की बात करेगा, वुमेन के सारे जितने भी स्कीम्स चली हुई है उनको बचाने के लिए उनकी बात करेगा, अपराजिता बिल की बात करेगा, कौन लेकर आया? वेस्ट बंगाल। विशाखा गाइडलाइंस कब आई थी तुम बताओगे, ठीक है। निर्भया रेप केस के बाद क्या आया? तो जस्टिस वर्मा कमेटी आई, ठीक है। 0 एफआईआर आया। जितने भी जो सारे केसेस हुए प्लीज इसको ध्यान से पढ़ लेना एक बार, ठीक है। काफी बार पढ़ाया जा चुका है तो मैं इसको स्किप कर देता हूँ, ठीक है। एयर क्वालिटी कमीशन डबल्स फाइन ऑन फार्मर्स फॉर स्टबल बर्निंग। देखो स्टबल बर्निंग क्या है, ये काफी बार न्यूज में आ रहा है, तो ये भी एग्जाम में आने वाली चीज बन जाती है। क्या है? जो किसान होते हैं, कहाँ के किसान? तो बेसिकली दिक्कत कहाँ होती है? दिल्ली के अंदर, है ना। दिल्ली वैसे पॉल्यूटेड है, कल ही मैंने बताया था दुनिया के टॉप 11 पॉल्यूटेड सिटीज में टॉप 10 भारत में बनी हुई है, ठीक है। मोस्ट पॉल्यूटेड कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड कौन है? दिल्ली। और इसके लिए रेस्पॉन्सिबल कौन है? तो कहा जाता है स्टबल बर्निंग। और स्टबल बर्निंग कहाँ होती है? आसपास के स्टेट में। तो सिंपल पूछ लेगा आपके एग्जाम के लेवल के हिसाब से कौन सा स्टेट रेस्पॉन्सिबल है, तो दिल्ली के अगल बगल वाले काउंट कर लेना, ठीक है। सिंपल सा, जैसे आपका पंजाब, हरियाणा, यूपी, राजस्थान, ये सारे रेस्पॉन्सिबल है। CAQM क्या है? तो सिंपल याद रखना, ये एक बॉडी है, ठीक है, जो बनी थी 2021 के अंदर, ठीक है। कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट, एक एक्ट आया था, कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट एक्ट 2021। उसके बाद इसको बनाया गया था। इसमें है क्या समझना, पहले क्या था, सभी स्टेट के अलग अलग पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड बने होते हैं। अब क्या किया गया, इनको सबको कॉमन कंट्रोल बोर्ड के अंडर ले लिया गया इन 4 स्टेट के अंदर। और अभी क्या हुआ कि जब ये नहीं रुक रहा तो इस बार सरकार ने कहा कि एक काम करो, इन पे फाइन लगा दो। तो जो फार्मर्स हैं उन फार्मर्स के ऊपर फाइन लगा दिया गया। किसने? CAQM में, ठीक है। CAQM ने, कल भी हमने पढ़ा था, काफी बार न्यूज में आ चुका है, ठीक है। जिसके पास 2 एकड़ से कम जमीन है उसको पहले 2,500 रुपए लेते थे, 5,000 रुपए। 2 से 5 एकड़ वाले से पहले 5,000 रुपए लेते थे, अब 10,000 रुपीज कर दिए, ठीक है। 5 एकड़ से ज्यादा वाले के पास पहले 10,000 रुपए लेते थे, अब 30,000 रुपीज कर दिए। सिंपल याद रखना, ठीक है। और ये कैसी बॉडी है? स्टैट्यूटरी बॉडी है, कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है। और जो आपका एयर पोल्यूशन कंट्रोल का जो एक्ट आया था वो कब आया था? 1981 में। वाटर पोल्यूशन कंट्रोल एक्ट कब आया था? तो अब याद रखना 1974 के अंदर, ठीक है। सिंपल सी 2-4 बातें ध्यान रखना, समझ गए। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट, काफी बार आ चुका है न्यूज में। अगर पकड़े गए स्टबल बर्निंग करते हुए तो फाइन देना पड़ेगा। आर प्रो नेटालिस्ट पॉलिसीज, देखो है क्या समझना, एक दुनिया के सामने एक नया चैलेंज आ रहा है। क्या नया चैलेंज आ रहा है? फर्टिलिटी गिरती जा रही है। व्हाट इज फर्टिलिटी? बड़े बड़े देश इसको कर रहे हैं। मैंने आपको बताया था जो साउथ कोरिया है उसमें इतने बुरे हालात है कि जवान तो कोई है ही नहीं, सब बूढ़े बूढ़े बचे हुए हैं। और वहाँ की फर्टिलिटी रेट बहुत कम हो चुकी है। उन्होंने इवन वीजा तक रिलीज कर दिए हैं, किस बात के लिए? कि ताकि वहाँ की फ्री वीजा दे दिया दूसरे देशों को, ताकि वहाँ की फर्टिलिटी बढ़ाई जा सके, यानी कि वहाँ पर पॉपुलेशन बढ़ाई जा सके। तो देखो एक समय था, ऐसा समझना, मैंने कहा कि लड़ाई हो गई हमारी किसी से, ठीक है, भारत पाकिस्तान। क्या चाहिए तुम्हें लड़ने के लिए? आर्मी चाहिए, आर्मी चाहिए, महाराणा प्रताप जैसे लोग चाहिए तुम्हें ना, बहादुर लोग चाहिए तुम्हें, ठीक है। उस पर इंस्टाग्राम पर नाचने वाले तो चाहिए नहीं। तो बेसिकली क्या हुआ,
जस्ट, है ना, क्या हुआ बेसिकली, सोल्जर्स चाहिए। अभी एक एग्जांपल ले लो, रशिया यूक्रेन लड़ाई चल रही है, रशिया की पॉपुलेशन कम होती जा रही है, क्यों? क्योंकि सोल्जर्स मारे गए। तो रशिया के प्रेसिडेंट ने अनाउंस कर दिया, आपने पढ़ा भी होगा कई बार, कि अगर कोई रशियन वुमेन अपने लाइफ टाइम में एवरेज 13 बच्चा पैदा करेगी तो हम उसे अवार्ड देंगे, पैसा देंगे, मान सम्मान इज्जत सब देंगे सोसाइटी में, यानी अवार्ड वगैरह। भारत रत्न अगर मुझे मिल जाए तो मान सम्मान मिल गया ना, ऐसा अवार्ड दे देंगे उस महिला को। क्यों किया जा रहा है ऐसा? ताकि फर्टिलिटी बढ़ाई जा सके। यानी फर्टिलिटी ये होती है कि एक एवरेज वुमेन अपनी लाइफ स्पैन में कितने बच्चे पैदा करती है। तो अभी एक ग्रुप था लांसेट ग्रुप, उसने एक रिसर्च की थी, उसमें पाया था कि हमारे भारत की फर्टिलिटी रेट जो है 1950s में, समझना पूरा बेस समझना पहले इसका, फिर हम इस पे चलेंगे। 1950s में हमारी जो फर्टिलिटी रेट थी वो लगभग 6.8% थी। मतलब हमारे यहाँ की एक एवरेज वुमेन 6 से 7 बच्चे पैदा करती थी। आपने देखा होगा तुम्हारे दादा लोग, तुम्हारे पापा लोग 5-5, 6 से 8-8, 10-10 भाई बहन हुआ करते होंगे, क्योंकि उस समय हमारी फर्टिलिटी रेट बहुत ज्यादा थी, वुमेन बच्चे पैदा करने की जो रेट था वो ज्यादा था। अभी कम हो चुका है। अब अगर मैं बात करूं तो आज भारत की फर्टिलिटी रेट गिर चुकी है 1.9, जो कि 2023 का जो डाटा दिया था लांसेट ग्रुप ने, उसमें 2.1 प्रोजेक्शन दिया गया था, इतनी रहेगी। लेकिन अब भारत की फर्टिलिटी रेट हो चुकी है 1.9, यानी कि एक एवरेज वुमेन अपने लाइफ स्पैन में भारत की 1 या 2 बच्चे पैदा करती है। और सबसे ज्यादा ये कहां पे मैक्सिमम फर्टिलिटी रेट कहां पे, याद रखना, बिहार। बिहार में आज भी एक वुमेन अपने जीवन में 4 से 5 बच्चे पैदा करती है एवरेज। तो वहां की फर्टिलिटी रेट ज्यादा है, इसलिए पॉपुलेशन बढ़ रही है। ठीक है, अब इसका पॉजिटिव नेगेटिव दोनों देखने हैं, ठीक है, समझना। मिनिमम कहां पर है? तो मिनिमम जो आपका है वो कहां पे, सिक्किम में। इसलिए सिक्किम के अंदर पॉपुलेशन लास्ट टाइम तुमने देखा होगा 6,20,000 ही थी, सबसे कम। अब दिक्कत ये आई, इसका पॉलिटी पे क्या इंपैक्ट पड़ता है, प्रेसिडेंट के इलेक्शन पे क्या इंपैक्ट पड़ता है, वो बात की बातें हैं, जस्ट एक बार समझ लो। हुआ क्या, गिर रही फर्टिलिटी रेट। अब कहा गया कि फर्टिलिटी रेट अगर गिर रही है तो 2070 तक हमारी पॉपुलेशन पीक पर पहुंच जाएगी, हम नहीं बढ़ेंगे, फिर हम गिरना शुरू हो जाएंगे। और गिरते 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 2100 में 1.2 के आसपास रह जाएगा। मतलब एक वुमेन एवरेज एक बच्चा पैदा करेगी। बात समझ में आ रही है? तो पॉपुलेशन एकदम से ड्रॉप हो जाएगी। और जैसे पॉपुलेशन ड्रॉप होगी, जिसने पॉपुलेशन को मेंटेन किया हुआ है, जैसे चाइना बहुत बढ़ गई थी, उसने क्या बोलते हैं 2 चाइल्ड पॉलिसी लेकर आया है ना, कि 2 बच्चे पैदा करोगे, तीसरा कर दिया तो तुम्हें कोई फैसिलिटी नहीं देंगे, कोई फ्री का राशन वासन ये सब नहीं देंगे जो यहाँ पे मिलता है। अब गरीबों को फ्री खाना मिल जाता है तो बच्चे पैदा किए जाते हैं। अब उनको कह दें कि 3 बच्चे कर लोगे तो खाना ही नहीं मिलेगा, तो नहीं करेंगे। बात समझ में आ रही है? तो अल्टीमेटली क्या हुआ, उसने ये पॉलिसीज अपनाया, जो कंट्रोल में कर लिया, हम उससे आगे निकल गए। तो इस आर्टिकल में बस यही कहा गया है कि हमें क्या करना है, हमारी अगर पॉपुलेशन को कंट्रोल करना है तो इंडिया में पहले जो प्रिंसिपल चलते थे हमें उन पे रहना चाहिए। और पहले क्या प्रिंसिपल चलते थे, 18 साल के बाद शादी जो लीगल एज होती है, ठीक है। आजकल क्या ट्रेंड आ चुका है कि 30-35 साल तक शादी नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि कामयाब होना है, ये होना है, वुमेन ने शादी कर ली, वर्क कल्चर आ गया तो बच्चे पैदा नहीं करेगी। लेकिन आज ठीक है, मेरी लाइफ माई रूल, लेकिन अगर तुम देश के बारे में सोचोगे, माई कंट्री, ठीक है, माई प्राइड, तो उसको देखते हुए अगर हम देखें तो हमें टाइम पे शादी करनी चाहिए, टाइम पे बच्चे भी करने चाहिए, लेकिन इतने भी नहीं करने चाहिए कि हम चाइना से आगे निकल जाए। बात समझ में आ रही है? बस यही सब इसका मेन कंटेंट है जो इसमें छापा गया है। बात समझ में आ रही है? एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना, फर्टिलिटी रेट अभी क्या चल रही है, क्या दिक्कत है। जैसे अगर मैं केरला की बात करूं तो केरला में जो बूढ़े लोग हैं वो पहले 16.5% थे, वो प्रोजेक्ट किया गया कि आने वाले टाइम में 22.8% हो जाएंगे। मतलब बूढ़े ज्यादा हो जाएंगे तो जवान कम होंगे, मतलब तो वही हुआ ना। तो जब जवान पैदा ही नहीं होंगे तो कहां से बूढ़े होंगे? तो अल्टीमेटली एक दिन ऐसा आएगा, बढ़ते 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 साउथ कोरिया के हालात हो जाएंगे, 80% बूढ़े, 20% जवान, और फिर तुरंत चाइना में कैप्चर कर लेगा। क्या तुम चाहते हो कि जो देश 2000 सालों से बना आ रहा है, चला आ रहा है, इतनी लड़ाइयां लड़ी तुमने, और वो अगले 50 साल के अंदर कोई और कब्जा ले? नहीं ना। तो हमें पॉपुलेशन के मैटर पे ध्यान देना चाहिए, बस यही कहना चाह रहा है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो 2011 का पॉपुलेशन सेंसस पढ़ लेना। मैक्सिमम पॉपुलेशन किसकी थी, तो अब बताओ किसकी पॉपुलेशन सबसे ज्यादा थी? उत्तर प्रदेश, देन महाराष्ट्र, देन आपका बिहार, ठीक है। यूपी 20 करोड़ थी, महाराष्ट्र 11 करोड़ था, और बिहार आपका 10 करोड़ पॉपुलेशन थी। सबसे कम किसकी थी, तो सिक्किम की थी, 6,20,000 पॉपुलेशन अप्रोक्सीमेटली, ठीक है। ये सारी बातें थोड़ी सी ध्यान रखना, समझ गए? जस्ट इसको एक बार रीड कर ले। चाइना की पॉलिसी कौन सी थी? वन चाइना पॉलिसी, जो 1980 में आई थी और 2016 में उसको खत्म कर दिया गया था, क्योंकि पॉपुलेशन लगभग कंट्रोल में आ चुकी थी। समझ गए? तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से जस्ट याद रखना, ठीक है।
उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट। इसको पढ़ोगे तो आपको अच्छा लगेगा कि हाँ क्या क्या नेशन के फेवर में क्या है, ह्यूमैनिटी के फेवर में क्या है। ठीक है, पढ़ लेना जस्ट इसको। सरकार हमारी कौन कौन सी पॉलिसीज लेकर आई, तो सिंपल याद रखना, इंडिपेंडेंस के बाद 1952 में फैमिली प्लानिंग आई गांधीयन अप्रोच के साथ, 1950 से 60 में क्लिनिकल अप्रोच आया। ठीक है, उसके बाद आपका 1960-70 के अंदर आपका जो एक्सटेंशन अप्रोच एंड एक्सपेरिमेंटेशंस किए गए, कैंप अप्रोच आया जिसमें मास वेसेक्टोमी, जो वेसेक्टोमी कैंप्स लगाए गए ना, आप जानते हो इंदिरा गांधी ने पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए काफी कोशिशें की थी, तो वो सब ये। ठीक है, अगर मैं इसका वो देखूं, पॉलिटिकल व्यू देखूं, तो समझना उस समय कहा गया कि पॉपुलेशन कंट्रोल करो। साउथ वाले समझदार थे, कर लिए बेचारे, नॉर्थ वाले बढ़ाते गए बढ़ाते गए बढ़ाते गए। अब जब हमारे यहाँ पर प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है तो तुम्हें पता है कि उसके अंदर सारे के सारे स्टेट असेंबलीज के इलेक्टेड मेंबर पार्टिसिपेट करते हैं, जम्मू एंड कश्मीर के इलेक्टेड, सॉरी आपके दिल्ली और पुडुचेरी के इलेक्टेड मेंबर पार्टिसिपेट करते हैं, उसके साथ साथ आपके लोकसभा राज्यसभा वाले, और उनकी वोट वैल्यू निकाली जाती है। मैं आपको बता चुका हूँ वोट वैल्यू का फॉर्मूला क्या होता है, एमपी के लिए अलग होता है, एमएलए के अलग होता है, क्लासेस में हो चुका है। एमएलए की वोट वैल्यू को फॉर्मूले में क्या करते हैं, पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द विधानसभा इनटू 1/1000। तो जो हम पॉपुलेशन लेते हैं वो पॉपुलेशन हम कब की लेते हैं, 1971 की। क्यों? क्योंकि उस समय पॉपुलेशन पूरे भारत की बराबर थी। अगर आप कंट्रोल नहीं किया तो ऊपर वाले स्टेट की पॉपुलेशन ज्यादा होगी, जिसकी पॉपुलेशन ज्यादा उसकी एमएलए की वोट वैल्यू ज्यादा। तो जब प्रेसिडेंट का इलेक्शन होगा, जब देश का राजा चुनना होगा, जब तुम्हें हेड ऑफ द नेशन को इलेक्ट करना होगा, और जब एमएलए की वोट वैल्यू होती है तो ऊपर वाले स्टेट में तो पॉपुलेशन ज्यादा है, तो वो तो बेचारे जिसको वोट करेंगे वो जीत जाएगा, तो नीचे वालों का तो कोई रोल ही नहीं रहेगा हमारे देश को, अपने देश के राजा को इलेक्ट करने में, तो काहे की डेमोक्रेसी रह जाएगी। तो कहा गया कि नहीं, 1971 में जो पॉपुलेशन थी ना वो काउंट की जाएगी जब प्रेसिडेंट का इलेक्शन होगा। समझ गए? क्योंकि उसमें पॉपुलेशन ज्यादा बढ़ रही थी। अब इसको कम करने, अब बढ़ रही है, आगे कम होगी, उसको फिर क्या बढ़ाना है, उसके लिए पॉलिसीज लाई गई हैं। सिंपल से याद रखना, हेल्थ है ना, ये सारे के सारे इश्यूज उसमें आते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल पे चलते हैं। ठीक है, पढ़ लेना उसको। डू नॉट हेजिटेट टू इन्वोक यूएपीए, अमित शाह टेल्स स्टेट पुलिस सेंट्रल एजेंसीज। देखो व्हाट इज यूएपीए, समझना, बहुत अच्छा टॉपिक है, बहुत अच्छा टॉपिक है। मैं आपको लगभग 5 से 10 से 12 बार तो मैं पढ़ा चुका हूं इस साल के अंदर पूरे में। ठीक है क्या समझना, यूएपीए अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट। अनलॉफुल एक्टिविटीज देखो न्यूज में क्यों है, व्हाट इज द मैटर, समझना। पहले समझो है क्या। यूएपीए कब आया था, 1967 में। कहा गया अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट, यानी कि जो अनलॉफुल एक्टिविटीज हो रही है ना उनको कैसे प्रिवेंट किया जाए। जैसे पहले टाडा, ठीक है, ये सब चलते थे, तो उसके लिए एक एक्ट आया। इसको आगे चल के 2019 में इन्होंने क्या कर दिया, अमेंड कर दिया। और अमेंड क्या किया, इसमें पहले यह था कि कोई एजेंसी, ठीक है, या फिर कोई ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, या फिर कोई ग्रुप जो होगा ना, वो ग्रुप को क्या करेंगे, इसके अंडर में अरेस्ट करेंगे। ठीक है, लेकिन इसमें 2019 में अमेंडमेंट कर दिया गया कि ये किसी इंडिविजुअल को भी उठा सकते हैं। ठीक है, इंडिविजुअल को भी उठा सकते हैं। अब जब किसी इंडिविजुअल को ये उठा सकते हैं तो इसका मिसयूज भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि देखो सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा कि भाई इस अनलॉफुल एक्टिविटीज में ये तो डिफाइन करो व्हाट इज अनलॉफुल। कोई बंदा है उसके ऊपर तुम यूपीए लगा के उठा लेते हो, जैसे जम्मू कश्मीर कुछ लोगों को उठा लिया तो फिर छोड़ना पड़ा। जैसे ये लोग आपका जो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में करते हैं, सुप्रीम कोर्ट बार बार कह चुका है कि ये बेवकूफी है, तो सेम ऐसा यहाँ पे हो रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा कि भाई व्हाट इज यूएपी में व्हाट इज अनलॉफुल, ये पहले हमें बताओ। आज तक नहीं बता पाए, किस दिन इसको हटा देगा, जब भी कोई अच्छा जज आएगा जो बात की बात है देख लेंगे। ठीक है, तो पहले ग्रुप पे था, अब इंडिविजुअल पे। ये बात ध्यान रखना। कौन से आर्टिकल को वायलेट करता है, तो आर्टिकल 19 के 1 को करता है। आर्टिकल 19 का 1 क्या कहता है, फ्रीडम्स है ना, लिबर्टीज, कहीं भी घूमने फिरने की। ठीक है, कहीं भी तुम आ जा सकते हो, जैसे मैं कहीं भी घूम फिर सकता हूँ, लेकिन ये अगर मेरे ऊपर तुमने जबरदस्ती लगा दिया यूएपीए, तो मेरे को तो उठा के जेल में डाल दिया। ठीक है, तो अल्टीमेटली आर्टिकल 19(1) फ्रीडम को छीनता है, पहली बात। ठीक है, अच्छा, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन कब बना था, 1993। ये भी कहता है कि ये क्या करता है, ह्यूमन राइट्स का वायलेशन करता है। क्योंकि आप ये लोग डिफाइन ही नहीं कर रहे हो कि भाई क्या अनलॉफुल किया उसने। जैसे अगर मान लो सेंटर की एजेंसी है ना, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट, जैसे कि आप देख रहे हो अमित शाह जी। ठीक है, अब मान लो कोई बंदा है, कोई ऑर्गेनाइजेशन है, कोई ग्रुप है, कोई पॉलिटिशियन है जो परेशान कर रहा है, इनकी आंखों में खटक रहा है, यार इसका क्या करें, लगा दो यूएपीए। और ले रहा होगा कहीं से टेररिस्ट फंडिंग, बाद में देख लेंगे किया नहीं किया, कम से कम 2-4-5 साल जेल में रहेगा, पार्टी टूट जाएगी। जैसे पार्टी टूट जाएगी तो हम वहां पे क्या करेंगे, अपने आप को एस्टेब्लिश कर लेंगे। तो है तो
नाम अगले पे लगाया गया अनलॉफुल एक्टिविटीज, बट सेंटर खुद अनलॉफुल तरीके से इसको इंप्लीमेंट करती है। दैट इज द मेन प्रॉब्लम। जो कौन कह रहा है? आपका सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। बात समझ में आ रही है? पूरा मैटर क्या है, कब आया था? 1967 में। दो चार बातें जस्ट याद रखने की कोशिश करना। बात समझ में आ रही है? अब देखो न्यूज में क्यों आ गया, क्योंकि इन्होंने कहा अमित शाह जी ने कि हेजिटेट मत करना, अगर तुम्हें कुछ लगता है तो यूपीए लगा देना, जिसको मन करे उसको उठा के जेल में डाल देना। ठीक है, एक होता है प्रिवेंटिव डिटेंशन, है ना। होता क्या है उसमें, कोई स्टेट भी लगा सकती है, नॉर्मल स्टेट वाला भी लगा सकता है, स्टेट गवर्नमेंट, है ना, वो सीबीआई सब लगा सकते हैं। इसमें क्या है, ये पूरे इंडिया पे इंप्लीमेंट होती है, सेंट्रल एजेंसी है। आपको उसमें बेल मिलना बड़ी मुश्किल हो जाती है। तो बेसिकली क्या छिन रहा है तुम्हारा? लिबर्टी, तुम्हारी फ्रीडम छिन रहा है। तो दोबारा से दो आर्टिकल याद रखना, 19 आर्टिकल 21 भी चला जाएगा, राइट टू लिव विद डिग्निटी। ठीक है, डिग्निटी भी तुम्हारी चली जाएगी, तुमने कुछ किया भी नहीं, उठा लिया, जेल में डाल दिया, बदनामी होगी, बाद में पता चला तुमने कुछ नहीं किया। तो आर्टिकल 21 का वायलेशन हो रहा है। जहां आर्टिकल 21 का वायलेशन होता है वहां 14 का भी होता है। सिंपल से याद रखने की कोशिश करना। समझ गए? उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट। कैन द स्टेट एक्वायर ऑल प्राइवेट प्रॉपर्टी? क्या स्टेट पूरी प्राइवेट प्रॉपर्टी को एक्वायर कर सकता है क्या? ये कल परसों भी था ना, कि जो आपका देखो बेसिकली समझना, राइट टू प्रॉपर्टी है ना, समझना, राइट टू प्रॉपर्टी। राइट टू प्रॉपर्टी पहले किस में था? आर्टिकल 31 में था, और आर्टिकल 19 के एफ में भी था। फ्रीडम में भी आता था आपकी, और आपका राइट टू प्रॉपर्टी एक फंडामेंटल राइट भी था। ऐसे समझने की कोशिश करना, जब हम इंडिपेंडेंट हुए तो बहुत सारे चीजें डाली गई, कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया, उसी के अंदर एक आर्टिकल 19 जोड़ दिया गया, 19 का 1 का एफ, राइट टू प्रॉपर्टी, और एक जोड़ दिया गया उसमें, कौन सा? आर्टिकल 31, राइट टू प्रॉपर्टी। कह दिया गया जमीन रखना तुम्हारा फंडामेंटल राइट है। ठीक है, उसके बाद समझना, बिल्कुल ध्यान समझ चलना। अब एक बात बताओ, अगर राइट टू प्रॉपर्टी और फंडामेंटल राइट है तो सरकार छीन नहीं सकती है, लेकिन सरकार को जमीन चाहिए तो सरकार को हटाना पड़ेगा। तो सरकार ने क्या किया? राइट टू प्रॉपर्टी को क्या कर दिया? हटा दिया। कब? 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1978 से, और किस में डाल दिया? लीगल राइट में डाल दिया, आर्टिकल 300 के में। ये तो कब हुआ? 1978। उससे पहले आर्टिकल नंबर 39 के बी में डाल दिया गया। समझना पूरी कहानी। ओनरशिप एंड द कंट्रोल ऑफ मटेरियल रिसोर्सेज आर सो डिस्ट्रीब्यूटेड एज बेस्ट टू सबजर्व द कॉमन गुड। क्या किया है सुप्रीम कोर्ट ने? समझना, 9 जजेस की बेंच ने। ठीक है, एक आर्टिकल 39, उसके आर्टिकल 39 के बी में ये लिखा गया था कि जो ओनरशिप रहेगी ना, और जो कंट्रोल रहेगा मटेरियलिस्टिक रिसोर्सेज का, वो डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगा किसके लिए? कॉमन गुड के लिए। यानी सरकार जब चाहे किसी भी प्रॉपर्टी को चाहे उसको अपने कॉमन गुड के पर्पस के लिए उठा सकती है, तुमसे छीन सकती है। पहली बात। दूसरा, आर्टिकल 31 में ये लिखा हुआ था कि राइट टू प्रॉपर्टी इज योर फंडामेंटल राइट। एक तरफ कहते हो मेरा फंडामेंटल राइट है, एक तरफ कहते हो 39 का भी। सरकार जब चाहेगी स्टेट, क्योंकि वो डीपीएसपी का पार्ट है, समझ गए? फिर देखो दोनों टकरा गए। एक है एफआर, ठीक है, बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल पॉइंट है ये पूरा, है ना। एक है डीपीएसपी। मैंने कहा था डीपीएसपी स्टेट किसके लिए देता है? वेलफेयर के लिए करता है। करे तो करे, ना करे तो ना करे। फंडामेंटल राइट क्या होता है कि वो तुम्हें मिले होते हैं। तो एक तरफ इसने लिख दिया आर्टिकल 31 में लिख दिया, एक तरफ इसको लिख दिया आर्टिकल 19 के 1 के एफ में छाप दिया। एक तरफ इसने क्या किया? डीपीएसपी के आर्टिकल नंबर 39 के बी में लिख दिया। यहां ये कहता है, समझना, यहां ये कहता है कि भाई ये तुम्हारा फंडामेंटल राइट है। मैं 1978 से पहले की बात कर रहा हूं, ठीक है, और ये जजमेंट इसी को चेंज करने के लिए आया है, तो थोड़ा सा इसमें चेंजमेंट हुआ है। ठीक है, समझना क्या हुआ है। हो गया दोनों। एक तरफ मैंने कहा कि वो ले सकती है स्टेट, दिक्कत हो गई ना। जैसे ये दिक्कत हो गई, ये कब का डिसीजन है? 1977 का स्टेट ऑफ कर्नाटका वर्सेस रंगनाथ रेड्डी का एक केस था, जिसके अंदर कहा गया था कि स्टेट या इट एम्ब्रेसेस ऑल नेशंस वेल्थ। सरकार जब चाहे पूरे देश की प्रॉपर्टी ले सकती है। ठीक है, अब मान लो मैं कॉमन से कोई खेत बना रखा था, मैंने छोटा सा जंगल उगा रखा था, मैं उसके अंदर बढ़िया रहता था, सरकार आई छीन कर ले गई। एक तरफ कह रहा हूं राइट टू प्रॉपर्टी, एक तरफ कह रहा है कि कॉमन गुड में छीन सकता है। तो कॉन्फ्लिक्ट हो गया ना, दोनों टकरा गए। जब दोनों टकरा गए, बात कब की हो रही है? 1977 की। ठीक है, अब क्या हुआ? जैसे दोनों टकरा गए, उसके बाद क्या हुआ? 1971 के अंदर 1971 के अंदर क्या किया गया? आर्टिकल 39 का सी जोड़ा गया उसमें। ठीक है,
और कहा गया कि हम क्या कर सकते हैं कि जैसे कि मैंने बताया था ना अभी 1977 वाला कि इन दोनों में लिया जा सकता है। पहले कहा था नहीं लिया जा सकता, प्रॉपर्टी था, अब कह दिया लिया जा सकता है। फिर जब 1973 आया, कौन सा केस आपका, केशवानंद भारती केस। केशवानंद भारती केस में एक आर्टिकल 31 का सी जोड़ा गया जिसमें ये कहा गया कि आप ले सकते हो, समझना पूरी कहानी, बिल्कुल कॉन्सेप्ट है। एक तरफ कह रहा था 39 का बी ले सकते हो, एक तरफ कह रहा था आर्टिकल 31 का, और जो आपका आर्टिकल 31 और 19 में लिखा था कि भाई ये फंडामेंटल राइट नहीं छीना जा सकता, है ना, अब पढ़ चुके हो बहुत बार। और इसमें कह रहा है कि कॉमन गुड के लिए ले सकता है। इसमें कह दिया 1973 में केशवानंद भारती में, याद रखना 13 जजेस की बेंच बैठी थी, 7:6 में सबसे बड़ी बेंच थी आज तक की। इसमें कहा गया कि भाई आर्टिकल 31 का सी जोड़ दिया, और आर्टिकल 31 के सी में जोड़ के क्या कह दिया कि तुम राइट टू प्रॉपर्टी भी है, तुम उसको ले भी सकते हो, लेकिन ये जुडिशियल रिव्यू में डाल दिया कि इसके ऊपर देखा जाएगा कि सही तरीके से लिया गया कि नहीं लिया गया। क्या सरकार जबरदस्ती अपने फायदे के लिए जमीन छीन रही है या अगले बंदे का कोई मैटर था? तो बड़ा कॉन्फ्लिक्ट हो चुका था ना, बड़ा दिक्कत हो चुकी थी। एक तरफ कह रहे हो लो, एक तरफ कह रहे हो नहीं लो, जुडिशियल रिव्यू लो। तो जो आदमी की जमीन है वो तो बेचारा, उसकी 3 पीढ़ियां निकल जाएंगी, सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन नहीं आएगा, उसकी जमीन की वहीं पड़ी रह जाएगी। तो डिसाइड किया गया, एक काम करो, सिंपल सा, कुछ मत करो। 1978 में गए, 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया, मोरारजी देसाई की सरकार आई, उन्होंने क्या किया, इन दोनों आर्टिकल्स को यहां से उठाया और बोले इनको कहां शिफ्ट कर दो, सीधा सीधा आर्टिकल नंबर 300 के ए में शिफ्ट कर दो, ठीक है, और मैटर ही खत्म कर दिया। राइट टू प्रॉपर्टी इज योर लीगल राइट, खत्म, दैट्स इट। सरकार तुम्हें 3 गुना ज्यादा पैसे देगी, जो वैल्यू होती है, और तुम्हें वो जमीन देनी पड़ेगी। अब एक मैटर निकल के आया जो आपके सामने न्यूज में है, समझ में आ रही बात क्या है? अब क्या कहा गया समझना, ये कब हुआ था, 1971 में, ठीक है। देखो 31st का ए, 31st का बी, 31st का सी, ये दोनों फर्स्ट अमेंडमेंट में जुड़े थे, ये 25 1971 में, ठीक है। इट प्रोवाइडेड दैट लॉज मेड फॉर एक्विजिशन ऑफ एस्टेट एटसेट्रा शैल नॉट बी वॉइड ऑन द ग्राउंड दैट इट वायलेटेड फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। इसमें कहा गया मेड लॉज प्लेस्ड अंडर द 9th शेड्यूल इम्यून फ्रॉम द जुडिशियल रिव्यू। जुडिशियल रिव्यू नहीं आते क्योंकि 9th शेड्यूल इज नोन एज द ब्लैक होल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। इसमें कह दिया गया प्रोवाइडेड प्राइमेसी टू द डीपीएसपी, इसमें क्या कह दिया, डीपीएसपीज आर प्रायोरिटी में रख दिए गए, ठीक है, पहले नंबर पे। अंडर द आर्टिकल्स 39 बी एंड सी, laws made to fulfill these principles shall not be void on the ground that it violated fundamental rights including right to property। समझ गए? बाद में 78 में क्या कर दिया गया, उसको उठा के वहां डाल दिया गया, समझ गए? अब थोड़ा सा आगे चलने की कोशिश करते हैं कि पूछा गया कि क्या स्टेट एक्वायर कर सकता है क्या पूरी प्रॉपर्टी, क्योंकि फंडामेंटल राइट तो है ही नहीं, समझ रहे हो, क्योंकि वो आर्टिकल 39 को उसमें जा चुका है, 300 के में जा चुका है, वो मैटर हो चुके हैं तीनों आर्टिकल्स। तो लिखा कहा गया ये 9 जजेस बेंच कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इन ए मेजॉरिटी जजमेंट 8:1 held that not every private resource can be considered a material resource of the community। हर प्राइवेट रिसोर्स को आप ऐसा नहीं कह सकते कि ये क्या है, आपके मटेरियल रिसोर्स ऑफ कम्युनिटी के लिए काम होगा, टू बी यूज्ड बाय द गवर्नमेंट टू सर्व द कॉमन गुड। This overturns the earlier interpretation formed in 1977। समझ गए? वो जो पहले जजमेंट आया था उसको ओवरटेक कर दिया, जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन का डीपीएसपी का आर्टिकल 39 का बी है, उसके अंदर ओनरशिप एंड कंट्रोल ऑफ मटेरियल रिसोर्स ऑफ द कम्युनिटी आर सो डिस्ट्रीब्यूटेड एज बेस्ट टू सर्व द कॉमन गुड। उसको हटाते हुए क्या कह दिया गया, हर चीज नहीं ली जा सकती, क्योंकि समझना, इन 1978 the right to property was omitted from fundamental rights and made a constitutional right under article 300A। Any law to acquire private property by the government should only be for a public purpose with adequate compensation meted out। समझ गए? तो इस सिंपल सा उसको थोड़ा सा चेंज कर दिया गया कि आप हर चीज नहीं ले सकते, ठीक है, क्योंकि इसका मतलब ये नहीं है कि वो लीगल राइट है तो छीन लोगे, ठीक है, हर प्रॉपर्टी तुम नहीं ले सकते, थोड़ा सा चेंजमेंट कर दिया उसमें, ठीक है। अभी फिर आएगा दोबारा न्यूज में तो हम फिर पढ़ लेंगे इसको, ठीक है। 2-4 आर्टिकल्स को बस याद रखने की कोशिश करना। Chugging along the electrification route, railways may modify and export old diesel locomotives। ठीक है, फिर रेलवे आ गया, आपने देखा बहुत सारी रेलवे की न्यूज चल रही है, ठीक है, कि कभी रेलवे कुछ कर रहा है, कभी रेलवे कुछ कर रहा है ना, कभी उसके अंदर टकरा जा रही है, कभी डीरेल हो जा रही है, कभी कोलिजन हो जा रहा है, ठीक है, ये सारी न्यूज आती रहती है। तो मैं फिर से इसको जस्ट यहाँ पे लाने का एक ही पर्पज था मेरा, पढ़ लेना रेलवे की टॉपिक पर ना, काफी बार पढ़ाया जा चुका है। पहली बार रेलवे कब आई थी, 16 अप्रैल 1853, कौन लाया था, लॉर्ड डलहौजी, ठीक है। रेलवे जोन कितने हैं, तो 18 रेलवे जोन है भारत के अंदर, ठीक है, सिंपल सी 2-4 बातें याद रखना,
ठीक है, कुछ टूरिस्ट ट्रेन भी चलती हैं, ठीक है। आपके सामने जो रेलवे का बजट है वो सेपरेट आता है, पहले एक साथ आता था, 2017 में फिर अलग कर दिया गया, 1924 में मर्ज कर दिया गया था, एक्वर्ड कमेटी की रिकमेंडेशन के बाद अब दोबारा से मर्ज कर दिया। इस बार का रेलवे बजट कितना है, तो आई थिंक 2,62,200 समथिंग कुछ करोड़ रुपीस का है। तो वो सारी चीजें हम वहां पर देख लेंगे, ठीक है। रेलवे मिनिस्टर कौन है, आप सभी इन चीजों के बारे में वेल नॉन जानते हो। नेक्स्ट चलते हैं, ऑल आइज ऑन द बाकू एंड द क्लाइमेट फाइनेंस गोल। अभी अब कल भी मैंने पढ़ाया था, सीओपी हो रही है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, कहां पर हो रही है, बाकू अजरबैजान के अंदर, ठीक है। इसका दूसरा नाम फाइनेंस को भी कहा गया, क्यों, क्योंकि कल भी मैंने समझाया था, आज फिर ये न्यूज के अंदर है कि 100 बिलियन का एनुअल बिलियन डॉलर का एनुअल जो एक्सपेंडिचर था वो डिसाइड किया गया था कि हमें क्या करना है, टेम्परेचर को मेंटेन करना है ना, वो जो 2050 वाला टारगेट, कार्बन एमिशन जीरो, इसको 2025 तक बढ़ा दिया गया। अभी कल मैंने बताया था ट्रंप जीत चुका है, ट्रंप जब था तो इसने यूएसए को विड्रॉ कर लिया था, फिर बाइडेन फिर आ गया। अब ऐसा है कि अगर ट्रंप ने फिर से यूएसए को विड्रॉ कर लिया, यानी वहां से निकल गया, तो अल्टीमेटली फिर क्या इम्पैक्ट इसके ऊपर इम्प्लीकेशंस होंगे, वो सारी बातें, इम्पैक्ट क्या पड़ेगा वो सब देख लेंगे, ठीक है। तो सिंपल याद रखना, यूएनएफसीसीसी कब बना था, 1992 में, ठीक है। फोर्स में कब आया, 1994 में। कितने देशों ने रेटिफाई किया हुआ है, 197 नेशंस ने, ठीक है। 1997 में क्योटो प्रोटोकॉल आप सभी जानते हो जापान में हुए थे, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स को बैन किया था हमने। 2015 में पेरिस एग्रीमेंट हुआ था, जिसके अंदर हमने टेम्परेचर 1.5 डिग्री से बिलो रखने का टारगेट लिया था। इस बार होटेस्ट ईयर हो गया 1.46, ये चला गया, तो इस बार हम सोच रहे हैं कि ऐसा ना हो, तो सारे काम कर रहे हैं, ठीक है। तो सिंपल सा काफी बार मैं पढ़ा चुका हूँ। अभी सीओपी कहां पर हो रही है, अजरबैजान बाकू के अंदर हो रही है, ठीक है। इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ लेना, काफी बार पढ़ाया जा चुका है, जस्ट जो नया आए वो ऐड करना होता है। इंडिया पाकिस्तान एंड मॉडिफाइंग द इंडस वाटर ट्रीटी, ठीक है। फिर न्यूज में आ गया, बहुत बार पढ़ चुके हो, इंडिया और पाकिस्तान के बीच कौन सी ट्रीटी है, इंडस वाटर ट्रीटी। कब हुई थी, 1960s के अंदर, ठीक है। क्या था, देखो इंडस वाटर सिस्टम जो है, इंडस रिवर सिस्टम जो है, उसमें मेजर 6 नदियां हैं, ठीक है। सबसे ऊपर कौन सी है, इंडस, फिर कौन सी है, झेलम, फिर चेनाब, फिर रावी, फिर ब्यास, फिर सतलुज। तो कहा गया ऊपर की 3 नदियों का 80% पानी कौन ले लेगा, पाकिस्तान यूज कर लेगा, और 20% पानी कौन ले लेगा, इंडिया यूज कर लेगा। और नीचे की 3 नदियों का 80% जो पानी है वो इंडिया यूज कर ले, और जो 20% पानी है वो पाकिस्तान यूज कर ले, सिंपल। और काफी दिन से लड़ रहे थे, तो बीच में एक दिन आया कौन, वर्ल्ड बैंक, बोला मैं बैठा के समझाता हूं तुम्हें, तुम्हारे बस की बात नहीं, इधर आओ। और वर्ल्ड बैंक ने मीडिएटर बन के, बिचौलिया बन के सोल्यूशन करा दिया, ठीक है। और दोनों ने डिसाइड कर लिया। अब वो बार बार उसको रेटिफाई करने की बात करते हैं, मॉडिफाई करने की बात करते हैं, और कुछ भी नहीं है। फिर से न्यूज में आ गया, कई बार पढ़ा है, कौन कौन सी रिवर है, रिवर ध्यान रखना, ठीक है। कुछ इन पे डैम भी बने हुए हैं, उनको याद रखना, ठीक है। इनको क्या कहते हैं, ईस्टर्न रिवर्स को, सतलुज, ब्यास, रावी को ईस्टर्न रिवर कहते हैं, ठीक है। वेस्टर्न रिवर चेनाब, झेलम, इंडस को कहा जाता है। कब हुआ था, 19 सितंबर 1960 को हुआ था, इंडिया पाकिस्तान एंड रिप्रेजेंटेटिव वर्ल्ड बैंक आफ्टर 9 years ऑफ द नेगोशिएशन, सिंपल सा याद रखना, ठीक है। वो उसमें चेंजमेंट करना चाहते हैं। इंडिया शुड बी पार्ट ऑफ आरसीईपी सीपीटीपीपी, नीति आयोग सीईओ बीवीआर सुब्रमण्यम। आप नीति आयोग काफी बार पढ़ चुके हो, कब बना था, 1 Jan 2015। हु इज द हेड या प्रेसिडेंट ऑफ द नीति आयोग, तो नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। कौन होता है, पीएम ऑफ इंडिया, यानी प्राइम मिनिस्टर, जो कि नरेंद्र मोदी जी हैं। पहले भी नरेंद्र मोदी जी थे, 2015 में बना जब, आज भी वही है। पहले इसको प्लानिंग कमीशन कहते थे, 1950 में बना था, 15 मार्च 1950। उसके पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, वो 5 ईयर प्लान चलाता था, उसी का नाम बदल के इन्होंने नीति आयोग कर दिया। एंड नीति आयोग इज आल्सो नोन एज द थिंक टैंक ऑफ इंडिया, ये भी ध्यान रखना। इसके एक वाइस प्रेसिडेंट होता है, जो कि आज के दिन कौन है, सुमन बेरी, ठीक है। इसके एक सीईओ होता है, जो कौन है, बीवीआर सुब्रमण्यम, ठीक है। ये सारी बातें याद रखना, ठीक है। अब आ जाओ वापस न्यूज के ऊपर। इसने कहा है कि इंडिया शुड बी पार्ट ऑफ आरसीईपी। व्हाट इज आरसीईपी, तो आरसीईपी है एक रीजनल ग्रुप है, क्या नाम उसका, तो रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप। और ये क्या है, कॉम्प्रिहेंसिव एंड प्रोग्रेसिव एग्रीमेंट फॉर द ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप। इंडिया इसका पार्ट होना चाहिए, है क्या समझना। आरसीईपी सिंपल याद रखना, 10 आसियान जो ग्रुप है, आसियान कब बना था, 1967 में, ठीक है। इस आसियान एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, एंड इंडिया इज नॉट ए पार्ट ऑफ आसियान, इंडिया इज पार्ट ऑफ सार्क, साउथ एशियन कॉर्पोरेशन का पार्ट है, लेकिन साउथ ईस्ट एशियन के नहीं है, क्योंकि हम साउथ ईस्ट एशिया में नहीं आते हैं। तो इन 10 देशों का एक ग्रुप है जो आपस में ट्रेड करते हैं, रीजनल ट्रेड को प्रमोट करने के लिए। कौन कौन से देश हैं, ब्रुनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, मलेशिया, म्यांमार, सिंगापुर, थाईलैंड एंड फिलीपींस, लाओस, वियतनाम।
और 6 और हैं जो इसके अंदर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पार्टनर्स इनके चाइना, जापान, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड। इंडिया इज वन ऑफ द फ्यू कंट्रीज विच आर नॉट ए पार्ट ऑफ द लार्ज ट्रेड एग्रीमेंट। हम उसका पार्ट नहीं है, सिंपल याद रखना। तो ये कह रहा नीति आयोग वाला कि भाई अगर हमें अपना बेनिफिट देखना है तो हमें इसका पार्ट होना चाहिए। तो ये न्यूज में आ गया। व्हाट इज आरसीपी, आप समझ गए होंगे। व्हाट इज नीति आयोग, काफी बार पढ़ा भी है, ठीक है। कितने मेंबर है इसमें, कब बनाता है, 2-4 वक्त याद रखना। चलो इसका हेडक्वार्टर बताना कहाँ पे है, ठीक है। हालांकि तुम नहीं बताओगे लेकिन ठीक है। उसके बाद कौन सा है, सीपीटीपीपी। व्हाट इज सीपीटीपीपी, तो सिंपल याद रखना, कॉम्प्रिहेंसिव एंड प्रोग्रेसिव एग्रीमेंट फॉर ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप। कितने मेंबर है इसके अंदर, 7, और 4 कैसे हैं, रेटिफाई होना बाकी है अभी। जापान, वियतनाम, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा, मैक्सिको, ब्रुनेई, मलेशिया, पेरू, चिली अभी इसमें आने वाले हैं। ये सारे देश किसमें, इसमें जो अपने यहाँ पर क्या करते हैं, ट्रेड को बढ़ाने की बातें करते हैं। तो इंडिया को इसमें भी चले जाना चाहिए, इंडिया को इसमें भी चले जाना चाहिए, ऐसी बात हो रही है। अगर ज्वाइन करेंगे तो इसमें 12 हो जाएंगे, इंडिया ऐड हो जाएगा। और अगर रेटिफाई नहीं होगा तो 12 यहाँ ई में जुड़ जाएगा, कर लेगा तो यहाँ 8 में जुड़ जाएगा, सिंपल। और यहाँ पर भी वो ऐड हो जाएगा। तो सिंपल सा याद रखना, व्हाट इज आरसीपी, व्हाट इज सीपीटीपीपी, ठीक है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट। आई थिंक आज के लिए इतना ही था। आई होप कि आप लोगों को चीजें समझ में आई होंगी। फिर भी अगर कोई डाउट रहता तो आप कभी भी आकर यहाँ मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, बाय बाय, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, मिलते हैं दोबारा।